नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं दिल्ली के जाने माने समाज सेवी व अधिवक्ता वकीलों के वेलफेयर के लिए कार्य करने वाले संजय खेड़ा जी है। संजय खेड़ा जी, आपका स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान कार्यक्रम में। हम शुरुआत करते हैं, आप वकील हैं, वकीलों से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली उच्चतम न्यायालय की जो जज साहब है, उन्होंने एक अभी अपना वक्तव्य दिया है कि डॉक्टर रो रहे हैं, वकील रो रहे हैं, बहुत लोग रो रहे हैं। और जैसा कि आपको शायद जानकारी हो, बीसीडी के जो अध्यक्ष हैं वो भी भावुक हो गए, वो भी रो पड़े। तो मेरा मानना है कहीं सिस्टम कोमा में चला गया है या मुक्त दर्शक बना हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? सिस्टम कोलैप्स है, सिस्टम भ्रष्टाचार से लिप्त है, जानबूझकर ये चीज़ें क्रिएट की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है सब चीज़ें अवेलेबल है। जो चीज़ हमें ज़्यादा दामों पे ज़्यादा पैसे खर्च करके मिल रही है, वो वैसे क्यों नहीं मिल सकती? ऑक्सीजन कहाँ नहीं है? गुरुद्वारे में आज लोग सेवा कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। उनको ऑक्सीजन अवेलेबल हो रही है, हॉस्पिटल को नहीं हो रही। रूल कौन कर रहा है? रूल गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दुकान पे सामान पड़ा हुआ है और मेरे परिवार के लिए नहीं है और मेरे पड़ोसी को मिल रहा है। क्यों ऐसा कैसे हो रहा है? गुरुद्वारे वाले कहाँ से, गुरुद्वारों वालों में ऐसी क्या अच्छा शक्ति है, क्या सिस्टम है कि सरकार के पास नहीं है, उनके पास है? ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई ना। आज आपने, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कल रात को मैं सो नहीं पाया क्योंकि हर रोज 20 से ज़्यादा वकील, हमारे वकील भाई रोज जो उनकी डेथ हो रही है, तो बड़ा ये ऐसा मुद्दा है जिसपे मैं अभी हो रहा हूँ भावुक। ये रोज इतने लोगों की डेथ हो रही है। सिर्फ मैं एडवोकेट्स की बात नहीं करूँगा तो 150, 1400 से 1500 लोग रोज दिल्ली में मर रहे हैं। क्यों? बात ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? सिस्टम कहाँ जा रहा है? क्या गुरुद्वारे वालों को वो उनके पास कोई प्लांट लगे होते हैं ऑक्सीजन के? नहीं है। वो काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको कि वो लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने एक स्टेप तो उठाया, जबकि ये स्टेप हमें गवर्नमेंट को उठाना चाहिए था। गवर्नमेंट क्यों नहीं उठा रही? जो ऑक्सीजन गुरुद्वारों को और अदर जो सोसाइटीज काम कर रही हैं उनको अवेलेबल हो रही है, गवर्नमेंट को नहीं हो सकती? क्या हॉस्पिटल में नहीं आ सकती वो ऑक्सीजन? मुझे लगता है गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में अगर वो ऑक्सीजन लगाते, बाहर से खरीद के लगानी पड़े तो लगाओ भैया। कहाँ जाएगा ये पैसा? वेलफेयर का फंड जो है कहाँ जाएगा? जो इतने लोगों ने दिया, हजारों लाखों करोड़ रुपये आपके पास है, वो कहाँ जा रहा है? आप क्यों नहीं खर्च करते उसे? अगर हॉस्पिटल में जाता तो मुझे लगता है डॉक्टर उसको वो मॉनिटर करते, बहुत सारे लोगों की जान बचती। आज मेरे सिख भाई बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगा उनको, मगर वो डॉक्टर नहीं है। बहुत सारे लोग डॉक्टर नहीं है उसमें। वो कोशिश तो कर रहे हैं, मगर ऐसा भी नहीं है कि वो सब लोगों की जान बचा पा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों की जान बचा रहे हैं, ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है, शर्म की बात है दिल्ली गवर्नमेंट। एक व्यक्ति समाज सेवा करना चाह रहा है, जितना उसे ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से वो सेवा भी कर रहा है, लोग भी जान भी बचा रहा है। और इसी कड़ी में एक बड़ी लंबी सी फहरिस्त है, जिसे हम कह सकते हैं फ्रंट लाइन वॉरियर भी होता है, वो होता है एम्बुलेंस का ड्राइवर। दिल्ली के अंदर हजारों सरकारी एम्बुलेंस हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस भी हैं, लेकिन अभी जैसे कि एक रिपोर्ट आई है हाल ही के अंदर कि दिल्ली से बाहर जाना था, किसी को 46,000 रुपये कोई मांग रहा है। 46,000 एक बहुत बड़ी रकम होती है, और दिल्ली में कुछ किलोमीटर के लिए कोरोना पेशेंट है तो उससे 4,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। तो इसको आप कालाबाजारी कहेंगे या भ्रष्टाचार कहेंगे, या कहीं ना कहीं सरकार में इसमें फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है? ये आप क्या समझते हो कि जहाँ वो जो एम्बुलेंस वाला खड़ा हुआ है, क्या वहाँ पुलिस की पिकेट नहीं है? क्या पुलिस को नहीं पता? क्या एसडीएम को इस चीज़ की खबर नहीं है जिसकी ड्यूटी है? ये एसडीएम की ड्यूटी है। इनके रेट तय किए गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, और आज भी पहले से तय किए गए हैं, मगर उस तय रेट पे कोई नहीं लेता है। वो ले जाने से मना करते हैं, प्रेशर में आकर जिसको जरूरत है वो ज़्यादा पैसे देता है। लूट खसोट मची हुई है, जिसका पेशेंट है उसको लेके जाना। दिल्ली गवर्नमेंट की मैं आज बात बता देता हूँ, आप अभी 100 उस पर एम्बुलेंस के नंबर पे कॉल 102 पे कॉल करके देखिए कि एम्बुलेंस आ रही है। वो फोन पर मना कर रहे हैं हम नहीं आएंगे। जब कोई आपकी मदद, तो एम्बुलेंस का तो मतलब ही है ना कि जब इंसान अपनी क्षमताओं को खत्म कर देता है या उसके समझ से बाहर या उसकी क्षमता से बाहर की बात होती है, तब जाके वो एम्बुलेंस को बुलाता है। इंटेंशनली ये स्कैंडल चलाया जा रहा है, लोगों को असहाय छोड़ा जा रहा है। मरो और मरो और मरो। ये बताइए इनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? एसडीएम को सख्त होना पड़ेगा।
एरिया के एसडीएम की ड्यूटी है, डीएम की ड्यूटी है, सख्त हो, ये जब्त करें इनकी एम्बुलेंस जो ज्यादा पैसे पैसे की वजह से पानीपत से किसी ने परिवार ने एक अपने पेशेंट को लेके फरीदाबाद आना था, 36,000 रुपए ले लिए उससे। क्या लूट खसोट है, तो कितने उस घंटे पे चलेगा, मुझे कितने लगता है घंटे कि होगा? हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज बिल्कुल होना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा धाराओं में मुकदमे दर्ज होने चाहिए, बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि दूसरा कोई भी आदमी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचे, उसे पता हो कि इसका जो अंजाम होने वाला है बहुत बुरा होने वाला चाहिए। एक चीज और मैं देखना आपसे जानना चाहूंगा, एक अभी नया शब्द इजाद हुआ आप्रवासी। है। आप्रवासी पहले मैंने आज अपने लंबे कैरियर में कभी तक ये शब्द नहीं सुना। चलिए वो व्यक्ति मजदूर है, दिल्ली में खाने कमाने आया, उसके लिए सरकारी स्कूलों में मैं उस खाने की तरफ नहीं देखूंगा क्या उसका मापदंड है या किस प्रकार उसकी क्वालिटी है, लेकिन फिर भी उसको दिया जा रहा है। लेकिन एक जो सामान्य वर्ग था जिसे मध्यम वर्ग कहा था, आज शायद मुझे लगता है वो गरीबी की रेखा से भी नीचे चला गया है, बिल्कुल ठीक। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। आज जब वो 1.5 साल से मतलब टेंशन में है, उसका कारोबार नहीं चल रहा, उसके सारे धंधे चौपट है, बंद है, और अगर वो जॉब में था उसको जॉब से निकाल दिया गया है, या जिसको नहीं निकाला गया उसकी सैलरी 1/4 या 50% कर दी गई है। आज वो घर में बैठा है, सरकार उसकी तरफ देख नहीं रही है, आज वो कहाँ खाना मांगने जाए, तो आप उसको किस प्रकार देखते हैं? कहीं नहीं, सब मूक दोषर बने हुए हैं। जिस वर्ग की आप बात कर रहे हो वो मीडियम क्लास में आता है, उसके ऊपर बहुत सारा बोझ है, स्कूल की फीस का जो बोझ है, बिजली के बिल का बोझ है, पानी के बिल का बोझ है, और एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं उसके, और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। मुझे लगता है मीडियम वर्ग आज डिप्रेशन में है, और इतने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे जितने लोग कोरोना के आफ्टर इफेक्ट जो होगा डिप्रेशन उससे मरेंगे। आज आपको मैं बताता हूँ एक उदाहरण देके, जो लास्ट ईयर भी कोरोना का पैंडेमिक सेशन चला था, सभी कोर्ट, सभी स्कूल, सभी चीज़ें बंद हो गई थी। जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी गली में जो डॉक्टर है, जो क्लिनिक चला रहे हैं काफ़ी साल से, वो जितने पैसे रोज कमा के ले जाते थे, उनको कोई नर्सिंग होम नहीं है, वो उसी से चला रहे थे। आज कोविड का पैंडेमिक सेशन है, वो क्लिनिक बंद हो गया क्योंकि वो खुद खतरे में, बंद कर दिया। अब उनके पास पैसे नहीं है घर के खर्च चलाने के लिए, वो इस प्रोफेशन में है, जैसे वकील भाई हैं मेरे, बहुत सारे हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले, सभी लोगों के पास अच्छा काम नहीं है, वो किसी के पास पैसा मांग नहीं सकते, किसी से बता नहीं, अपना मर्ज नहीं किसी को बता सकते कि यार मेरे घर में खाना नहीं है, राशन के पैसे नहीं है मेरे पास। वो सब लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो पिछले साल अपने क्रेडिट कार्ड स्वैप करके बच्चों के स्कूल की फीस जमा करवा चुके हैं, कर्जा ले चुके हैं, प्राइवेट कर्जा ले चुके हैं, बैंकों से कर्जा ले चुके हैं, लोन ले चुके हैं। अब बैंकों के नोटिस उनको आने शुरू हुए हैं सभी लोगों को कि वो चुकाओ पैसे, जो क्रेडिट कार्ड स्वैप किए थे, जो बैंक से लोन लिया था, वो सब लोग स्कूलों की फीस देती थी। कोई भी एक व्यक्ति, मैं हूँ या आप हो, हम लोग खुद भूखे रह सकते हैं, कोई भी इतनी हिम्मत नहीं रखता मेरे हिसाब से, जो भी पिता है वो अपने बच्चों को सामने रोता हुआ नहीं दे सकता जब उसका बच्चा कहे कि पापा मेरी ऑनलाइन क्लास स्कूल ने बंद कर दिया, आपने फीस जमा नहीं करवाई, वो तब मर जाता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज से 30 साल पहले लगभग, आप भी कभी रहे हो तो इस चीज़ को देखा होगा कि पहले एक तरह से निजी स्कूल नहीं थे, प्राइवेट स्कूल नहीं थे, या ना के बराबर थे। कम थे। 97% लगभग लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, बिल्कुल। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन एक क्या कहते हैं कि बाजार जिसे कहते हैं, एक बाजार आया कि भाई हम अपने बच्चों को, या मानसिकता ऐसी बनी कि निजी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में लेके जाएंगे तो हमारा बच्चा बेहतर पढ़ेगा। लेकिन जबकि आज भी देखा जाता है कि जितने भी आईएएस निकलते हैं सरकारी स्कूल में के मतलब प्राइवेट के स्कूलों की तुलना में आईएएस अधिकतर सरकारी होते हैं। ज़्यादा नहीं। पर इस कोरोना काल की वजह से क्या अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालेंगे? क्या ऐसी मेंटलिटी बनेगी? और क्या सरकारी स्कूलों का भी स्तर ऊपर होगा? ये कुछ इसे मेंटेलिटी नहीं, मैं ज़्यादा मजबूरी के रूप में लूँ, क्योंकि जो भी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में अब भेजेंगे प्राइवेट स्कूलों से निकाल के, तो उसका रीज़न होगा कि उनके पास फीस के पैसे नहीं। वो अपने बच्चों को जब वहाँ से निकाल के सरकारी स्कूलों में भेजेंगे, बहुत सारे, मुझे लगता है 80 to 90% तक बच्चे जो है ना वो एडजस्ट नहीं करेंगे। उनको वो लगेगा, एक उनके दिल पे लगेगी कि हम अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ का माहौल लगता है अच्छे हो या ना हो, पढ़ाई का स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, वो एडजस्ट नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं है। और पेरेंट्स जो है अपने आप में, उन्हें देख देख के डिप्रेशन में चले,
ये बड़ा खतरनाक आगे। नहीं, लेकिन कहा जाता है एक मध्यम वर्ग तो नहीं कह सकता मैं, कहते हैं कि अलग जो समाज होता है, ये कहते हैं कि जिसे हम अग्रणी समाज कहते हैं, जब उसके बच्चे अब जब सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो सरकारी स्कूलों का स्तर उठेगा। सरकारी स्कूलों का स्तर बच्चों से नहीं उठेगा। सरकारी स्कूलों का स्तर टीचर्स की मेहनत से, मैनेजमेंट से उठता है। पढ़ाने वाला कैसा है, उसके वो किस भाव से पढ़ा रहा है। आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब घर में हमारे मदर जो खाना बनाती थी, आपको याद होगा, वो खाने का टेस्ट हमें कहीं नहीं मिलेगा, किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, आज अपने घर में अपनी वाइफ से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भाव माँ का होता है वो मेरी वाइफ भी जो अपने बेटे के लिए बनाएगी उसका भाव अलग होगा, उसका टेस्ट अलग होगा। जो मेरे लिए बनाएगी उसका टेस्ट अलग होगा। ये फर्क, ये डिफरेंस होता है। जो माँ जो करती थी वो उसका भाव होता था उसमें, तो वो उसके लिए करती थी, दिल से बना करती थी वो। अब मैं टीचर से भी यही आग्रह करूँगा कि चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट में हो, तो वो अच्छे अपने मन से, अच्छे मन से बच्चों को शिक्षा दें, ताकि उनके पढ़ाए हुए बच्चे आगे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बने और हमारे देश का नाम रोशन करें। उन्हें कहीं ये ना लगे कि मैं सरकारी स्कूल में आया हूँ तो टीचर मुझे पढ़ा नहीं रही है, और वो ये ना सोचे कि मुझे तनख्वाह मिली जानी है तो मुझे पढ़ाने की जरूरत क्या है। तो वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें, ईमानदारी से करें, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और एक इस माहौल में तो बड़ा मुश्किल है इन सब चीज़ों को करना। ये तो बस अपने दिल की बात है कि सब लोग अपनी ईमानदारी के साथ आगे चलें। तो संजय जी, हम एक चीज देख रहे हैं कि पहले तो मैं आपसे एक छोटा सी बात सुनूं, जैसे कि आप वकील कि बीडीसी क्या कार्य कर रही है वकीलों की? बीसीडी सॉरी, बीसीडी ने अभी तक कुछ नहीं किया सर। आज हमारे करोड़ों रुपए का बजट है। करोड़ों रुपए का बजट है। मैं खुद लिख चुका हूँ। 24 तारीख को मैंने एक लेटर भेजा था दिल्ली हाई कोर्ट को, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को, शाहदरा को, सभी को मैंने लेटर लिखे हैं कि कुछ भी करके अपने कोर्ट्स में, प्रेमिसेस में इतनी बड़ी जगह पड़ी हुई है, उसमें जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए कोविड सेंटर बनाए जाए। उनके जो फैमिली के लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, जिनको बाहर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए बनाया जाए। जो कोविड सेंटर बाहर गवर्नमेंट भी बना रही है, ऑक्सीजन अरेंज करा के वहाँ पे कराएं, पैसों की कोई कमी है नहीं, मगर इच्छा शक्ति की कमी बहुत नहीं। अगर दिल्ली के कोर्टों का जो दायरा है, इनका परिसर बहुत बड़ा है, अगर वो चाहे तो पूरे के पूरे उसमें हजारों लोगों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए था, हजारों करोड़ों का उसका बजट है, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की, मुझे लगता है कि 1/4 समस्या दूर हो सकती है। बिल्कुल इच्छा शक्ति की कमी है ना, इच्छा शक्ति की कमी है। आज रोज दिल्ली में 20 से ज्यादा वकील डेथ कर रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। उनके परिवार कहाँ जाएंगे, उनके लिए कोई पॉलिसी नाम की चीज है नहीं। आपने हमसे हर मुद्दे में बात करी। एक बात हो, 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि एक तो हम किस प्रकार मौत के आंकड़ों को हम कम कर सकते हैं। मौत के आंकड़ों को कम करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं, हॉस्पिटल के बेड्स अवेलेबल हो, ट्रीटमेंट का स्तर अच्छा करें, और तभी लोग रूल भी फॉलो करेंगे। आज मैं देखता हूँ, मैं खुद बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, एडवोकेट्स के भी, कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए, उनके परिवार के लिए भी। तो जो लोग वहाँ जो ऑक्सीजन लेने के लिए जाते हैं, जहाँ भी सेंटर है वहाँ ऑक्सीजन लेने के लिए मैं भी गया हूँ, तो वहाँ जो लोग खड़े हुए हैं, क्या वो इफेक्टेड नहीं है? जो भी ऑक्सीजन लेने आया, मेरा मानना ये है कि जो भी अपने पिता के लिए, अपने ब्रदर के लिए, अपनी सिस्टर के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए आया सिलेंडर लेके, क्या वो उसके संपर्क में नहीं आया होगा? अगर वो आया तो वो बाहर क्या कर रहा है? वो तो कोविड को बांट रहा है ना। सभी लोग ऐसे नहीं है कि इफेक्टेड ना हुए। मान लो अगर 10% लोग भी हैं तो 10% लोगों ने उस कोविड को बांटा बाहर जाके, और लोगों को इफेक्ट किया। वो लोग और इफेक्ट कर रहे हैं, वो अपने घर पे गए, जो नहीं थे वो भी इफेक्ट कर रहे हैं। मजबूरी है ना जब उनका। जैसा कि मुझे लगता है दिल्ली के अंदर बहुत साधन है, बहुत पैसा है और बहुत सारी जगह भी है। अगर दिल्ली के बड़े मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, कोर्ट की जो परिसर है, स्कूल है, उनमें अगर हम प्राइवेट जगह से ऑक्सीजन खरीद के या बेड खरीद के इस टाइम वहां अगर लगाते हैं, हम सीधा ये कहेंगे जो भी कोविड पेशेंट है, सीधा अपनी जो भी नियर बाय मंदिर है, नियर बाय गुरुद्वारा है, वहां पे आइए और वहां पे उनका इलाज करें। मुझे लगता है इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, और ऑक्सीजन के बगैर भी कुछ काम चल सकता है। ऑक्सीजन बहुत है, जमाखोरी भी बहुत है। आपको मैं बता दूं क्यों नए सेंटर बनाने की जरूरत पड़ी है, क्यों छत्रसाल स्टेडियम में जा रहे हो, क्यों नए सेंटर बना रहे हो। इतने सारे होटल, ओयो होटल, पहाड़गंज में इतने सारे होटल हैं, इतने सारे स्कूल, होटलों में तो बेड लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ स्टैंड लगाना है, ऑक्सीजन दे देनी है। क्यों नहीं एक्वायर कर रहे उनको?
मैं बताता हूँ, क्योंकि कमीशन खोरी कैसे होगी, नए सेंटर बनाएंगे तो और नए सेंटर बनाने में 10 दिन लगेंगे और इतने हजारों करोड़ रुपए का उसका बजट बना दिया जाएगा। अपनी जेब, लोग मर रहे हैं, सरकार आज भी अपनी जेब भरने की तरफ ध्यान दे रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन 70-75 हजार रुपए का बिक गया, क्या नहीं है मुझे बताओ, मैं आज लेके देता हूँ आपको, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। जानबूझ के जमाखोरी की जा रही है, ज्यादा पैसों में बेचा जा रहा है और नाक के नीचे बेचा जा रहा है, उनकी नजर में। किस थाने की पुलिस को ये नहीं पता होगा कि हमारे एरिया में जो मेडिकल स्टोर है वो वहां इंजेक्शन महंगा बेच रहा है, सबको पता है। किस एसडीएम के पास खबर नहीं होगी, सबके पास है। सब लोग अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते, ईमानदारी से परफॉर्म नहीं करते। आपने हर वर्ग के लिए कार्य किया, वकीलों के लिए कार्य किया। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, इस देश में जाति के नाम पे आंदोलन होते हैं, महिलाओं के नाम पे आंदोलन होते हैं, वर्ग के नाम पे आंदोलन होते हैं। एक जो सामान्य वर्ग है, मध्यम वर्ग है, इसके लिए इसकी प्रताड़ना जब होती, जब ये समझ लीजिए महामारी होती है, ये प्रताड़ित होता है। बिल्कुल ठीक बात है। इसके लिए कभी कोई आंदोलन नहीं होता। आंदोलन इस वक्त सरकार उस वर्ग के लिए, जो सामान्य मध्यम वर्ग है, क्या करे जिससे कि वो डिप्रेशन से बाहर आए। मुझे लगता है कोरोना से तो खैर मरे ना मरे, पर वो अपने ये डिप्रेशन आने से मर जाएगा या और वजह से मर जाएगा। आप सरकार को क्या सलाह देंगे कि उनके लिए क्या करें? सरकार को यही सलाह दूंगा, सबसे पहले जमाखोरी खत्म की जाए एट द टाइम। अभी बिल्कुल अभी सारे होटल्स को एक्वायर कर लिया जाए, उसमें बेड लगे होते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर बाजार से मिल जाएंगे। जो गुरुद्वारे के लोग सेवा कर रहे हैं उन्हीं को कहेंगे भाई आप लोग गुरुद्वारा छोड़ के होटलों में लगा लो, होटलों में उनके साथ डॉक्टर्स को अरेंज करके उनके साथ जो रखे जाएं, जो मॉनिटरिंग करें और वहां पर लोगों की जान बचाई जाए। सब कुछ अवेलेबल है, इच्छा शक्ति अवेलेबल नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हम करप्ट कह देते हैं, हो सकता है डीएम करप्ट ना हो, एसडीएम करप्ट ना हो, मगर इच्छा शक्ति की तो कमी है, वो वहां उनका करप्शन आ जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया। आज कोई मेडिकल स्टोर वाला इतना महंगा इंजेक्शन बेच रहा है तो वो चाहे कमीशन ना जा रही हो एसडीएम को, नहीं जा रही होगी, हम भी जानते हैं कि मैक्सिमम नहीं जा रही होगी, तो आप लोग आंख मूंद के बैठे हुए भी तो उनका समर्थन कर रहे हो। आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे ना ईमानदारी से। यहाँ आप भी चोर, आप भी उनका साथ दे रहे हो। चोरी करने वाला ही चोर नहीं होता, उसको देख के आंख बंद करने वाला मैं सोचता हूँ महाचोर है। अगर वो आवाज उठाएगा तो वो चोरी करना बंद कर देगा। एप्रिशिएट कर रहे हैं उस चोर को। तो जैसा कि संजय जी आपने हमारे हर सवाल का जवाब दिया, आपने शायद ये भी कहा कि सरकार उन लोगों को खाना पहुंचाए सीधा घरों में। तो ये थे हमारे साथ जाने माने अधिवक्ता समाज सेवक संजय खेड़ा जी। इन्होंने हमें हर मुद्दे पे हमारे साथ बैठ के सरकार और जनता को सलाह भी दी और बताया भी कि किस प्रकार हमें आज सचेत रहना है और कार्य करना है और भ्रष्टाचार को हमें समूल जड़ से खत्म करना है। मेरी दिल्ली मेरी शाम के लिए आज के लिए इतना ही। मैं गोपाल राजपूत आपसे फिर मिलूंगा नए सेक्शन।